हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है, उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इसका पार्ट वन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू। तो देखिए हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में देखे थे, जो रिसोर्स का टाइप है उसके बारे में। तो इसमें हम लोगों ने बात किए थे कि जो पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, ये तीनों के बीच क्या क्या रिलेशन है इसके बारे में देखे थे। और फिर हम आगे देखे थे रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और इसके सारे रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया, ये सब के बारे में देखे थे। और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ठीक है, रिसोर्स का, उसमें हम लोग देखे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद देख करके रीजनल समिट्स के बारे में, उसके बाद 21st एजेंडा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 21st एजेंडा के बारे में जो कि 1992 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये रियो de जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है? इसमें लगभग में 100 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए इस क्रम में आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है, अगला टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो कहता है कि पर्टिकुलरली जो प्लानिंग है, ये वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर ए जुडिशियस, ठीक है, यूज़ ऑफ रिसोर्स के बारे में बात की गई है। कहता है इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री, जैसे कि इंडिया हो गया, और इसके साथ-साथ जो डाइवर्सिटी, ठीक है, अवेलेबल है हमारे रिसोर्स में, उसके बारे में बात की गई है। तो कहता है कि ये जो रीजन्स हैं, ठीक है, खास करके रिच है, ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स, जैसे कि हम लोग डिफिशिएंट सम अदर्स, ठीक है। और इसमें बात करते हैं कि खास करके जो देयर आर सम रीजन्स, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कहता है देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ जो वाइटल रिसोर्सेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि एग्जांपल्स के लिए जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये सब कहीं ना कहीं मिनरल्स में, ठीक है, रिच है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोल ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में हम अगला स्टेट की बात करते हैं, तो इस केस में हमारा आ जाता है क्या चीज़? ये अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे कि आपको पर्याप्त मात्रा में क्या वाटर रिसोर्स देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? काफ़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। उसी केस में हम दूसरा राज्य की बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान है, यहाँ पे क्या है? सोलर विंड एनर्जी आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। बट वही हम आगे जब बात करेंगे तो इस केस में क्या है, कहता है कि यहाँ पे क्या है कि वाटर रिसोर्सेज का अभाव है ना। और इसी केस में फिर हम अगला राज्य की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट, जो कि लद्दाख में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अन्य कंट्री के अपेक्षा में ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये जो कल्चरली हेरिटेज साइट्स माना जाता है, क्या चीज़? ये लद्दाख, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या है, पानी का अभाव है, डिफिशिएंट ऑफ वाटर है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कुछ मिनरल्स, ठीक है, भी यहाँ पे देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो कहता है वही हम सारे चीज़ को अगर बैलेंस करेंगे रिसोर्सेज का, ठीक है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल्स पे और लोकल लेवल्स पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए इसी क्रम में हम बात करते हैं कि इस तरह से हम रिसोर्स को प्लान कर सकते हैं। तो कहता है कि इसी तरह से हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो कहता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्टीट्यूशंस जो आपका हिंडर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, जो छिपी हुई ये चीज़ें हैं, और मेनी रीजन्स जो हमारे कंट्री में हैं, जहाँ पे कि रिच रिसोर्सेस है, इसमें हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है, और भी जो हमारा कंट्री है, वहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे हैं, जहाँ पे कि पुअर रिसोर्स है, बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। उसको हम लोग क्या करेंगे? एक-दूसरे से कोरिलेट कर देंगे, रिलेशंस कर देंगे। हम लोग प्लानिंग करके एक-दूसरे को जो समस्याएँ हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, जहाँ पे कि जो रीच है, जो ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेस है जिस चीज़ का, और कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि कम रिसोर्सेस है, हम थ्रू प्लानिंग हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। तो कहता है कुछ ऐसे रिसोर्स जो कि कैन यू नेम, क्या आपके पास कुछ ऐसे नाम हैं जो कि रिसोर्स ज़्यादा है रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं?
ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, कहता है हिस्ट्री के टाइम से ही आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पर्टिकुलरली है जो कॉलोनियल, ठीक है, हम लोग क्या थे, अंग्रेज के कॉलोनी थे, ठीक है। तो कहता है कि कॉलोनलाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द फॉरेनर्स, ठीक है। कहता है हम लोगों के पास इतना रिसोर्स था जिसके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स होने के कारण जो फॉरेनर्स थे, जो विदेशी थे, वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे टाइम टू टाइम। कहता है इट इज़ प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द colonializations countries that helped them to exploit the resource of other regions that established their supremacy over the colonies। कहता है ये कहीं न कहीं जितने भी रिसोर्स थे उसको कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट करने का काम किया गया, किसके द्वारा? जो फॉरेनर्स थे उनके द्वारा। कहता है देयरफॉर, कहता है इसीलिए रिसोर्स कैन बी कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। इंडिया had experienced all these different phase of the colonization। कहता है भारत जो है इस चीज का कहीं न कहीं पहले से ही फेस करते आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स जो थे कहीं न कहीं मोर एंड मोर टाइम अटैक करते रहे और यहाँ के रिसोर्सेज को कैरी करके अपनी कंट्री लेते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि पर्टिकुलरली कहता है कि particularly does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and historical experience of peoples। तो कहता है कि इतना ही नहीं, हम लोग जो मिनरल्स थे, चाहे वो मिनरल्स हो या फॉरेस्ट हो चाहे वाटर हो, इस चीज में ही हम लोग रिच नहीं थे। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो भी कहीं न कहीं बेहतर थी और हम लोग का जो कल्चर था वो कहीं न कहीं अभी की अपेक्षा में जो फॉरेनर्स थे, उनके अपेक्षा में काफ़ी अच्छे थे। तो कहता है कि हम लोगों को कंजर्वेशन जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे तो कहता है कि रिसोर्स आर द वाइटल ऑफ एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। कहता है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किस चीज़ में? तो किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। कहता है बट ये रैशनल कंजप्शन ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। कहता है बट वही हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो कहता है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं रिसोर्स को किस चीज़ करके, क्या करके? कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंट। कहता है जितना ज़रूरत है और उसका हम प्रॉपर प्लानिंग करके जितना हमें आवश्यकता है, जितना नेसेसिटी है, उतना हम यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कि द हैड बीन द मेन कंसर्न्स ऑफ द लीडर्स टू एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो कहता है कि हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता है क्या चीज़? जो थिंकर्स है, लीडर्स है, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है जो हम लोगों ने, ठीक है, पीछे गलतियां किए थे उनको हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसी में अभी ही नहीं पहले से ही, ठीक है, इस पे हमारे जो लीडर्स थे, थिंकर्स थे, वो कहीं न कहीं कंसर्न जताते आए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, ठीक है, उन्होंने भी इससे रिलेटेड जो कंसर्न्स थे, रिसोर्स से रिलेटेड उसको उन्होंने सॉल्व करने का प्रयास किया। तो कहता है क्या बोलते हैं महात्मा गांधी का एक कोटेशन है क्या? तो कहता है कि देयर इज ए इनफ फॉर एवरीडे नीड्स टू नोट फॉर एनीबॉडी एग्रीड। कहता है कि हमारे इन्वायरमेंट में महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारे इन्वायरमेंट में उतनी सारी चीज़ें ज़रूर अवेलेबल है जितना कि हम अच्छे से लाइफ को सस्टेन कर सकें। बट यदि हम लालची ना हो जाएं, यानी कि हम यदि लालची ना हो जाएं तो रिसोर्स इतना अवेलेबल है हमारे कंट्री में जिससे कि इन्वायरमेंट में जिससे कि हम अपने लाइफ को अच्छे से सर्वाइवल कर सकें। ये महात्मा गांधी का कोटेशन था। कहता है ही प्लेस द